नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज बात साफ कर लेते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और तमाम जो राज्यों के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें मुद्दा कौन सा सबसे ज्यादा चलने वाला है? बटेंगे तो कटेंगे, बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़ा, ये तमाम मुद्दे, आखिर कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? एक तरफ जहां महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चुनावी रण छिड़ चुका है, दोनों के बीच और दोनों ही दलों को, दोनों ही गठबंधन को कौन से मुद्दे से ज्यादा फायदा हो सकता है? तो वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस और एक तरफ बीजेपी और जेएमएम की भी बात कर लेंगे। तो झारखंड में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा फायदेमंद इन तमाम दलों के लिए साबित होने वाले हैं? आप देख लें, कल ही मैं एक बयान सुन रहा था मोहित। पीएम मोदी ने झारखंड में चुनाव के दरमियान रैली की और आदिवासियों को लेकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया अलायंस, खास करके कांग्रेस और जेएमएम ने आदिवासियों को लूटने का काम किया है, घुसपैठियों को ज्यादा प्रायोरिटी देने का काम किया है, कहीं ना कहीं आदिवासियों के हक मारने की बात की है। महाराष्ट्र में आप देख लें, बीजेपी लगातार पिछड़े, दलित, इन सभी वर्गों की बात करती आ रही है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर की बात करती आई है। और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा, आगरा में दिया गया बयान, बटोगे तो कटोगे, जिस तरह से अब ये बयान मतलब लोगों के जुबान पर कहीं ना कहीं वो चिपक गया है, बटोगे तो कटोगे। एक तरफ कहीं ना कहीं, एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद, खासकर हरियाणा चुनाव के बाद प्रो हिंदू कार्ड कहीं ना कहीं जिस तरह से खेल रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना लाइन क्लियर कर दिया गया है, तो ये कितना फायदेमंद होने वाला है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मोहित, आज वोटिंग हुई है झारखंड की 43 सीटों पर, और वायनाड में भी वोटिंग हुई है, उपचुनाव, और कुछ और बिहार के भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो झारखंड पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज क्या रही और क्या मायने इससे निकल कर आ रहे हैं पहले चरण का? शाम के 5 बजे तक जो 43 सीटें थी 15 जिलों की जी। झारखंड में, उन पर वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक 64% जो मतदान है वो जी। अभी तक दर्ज किया गया है। जी। फाइनल आंकड़े अभी कुछ समय बाद आएंगे जी। तो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन देखिए, ये पूरा चुनाव बड़ा दिलचस्प है हम्म। और खास बात ये है कि झारखंड में इंडिया अलायंस जो है मानकर चल रहा है कि वो काफी ज्यादा मजबूत है। वहां जी। पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जो जेएमएम है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कॉन्फिडेंस में हैं इस बात से कि उनकी सरकार दोबारा आ सकती है, उनके साथ कांग्रेस का सहयोग है और उनके साथ आरजेडी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है और इसके साथ ही साथ चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो 43 सीटों पर अभी फिलहाल चुनाव हुआ है, वहां पर 65% 5वीं तक का आंकड़ा है। लेकिन ये आंकड़े जो हैं, फाइनल जब आंकड़े आएंगे तो उससे स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर पहले फेज में किस तरफ जो है हवा और रुख जो है बनता अच्छा हुआ दिख रहा है। मोहित, मैं कुछ एग्जिट पोल्स में पढ़ा था, या मतलब जो ओपिनियन अभी दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, वो भी मैं समझ रहा था। तो झारखंड को लेकर जो ओपिनियन सामने आया है, उसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार काफी मजबूत स्थिति में है, और हेमंत सोरेन का जेल जाना, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन का जेल जाना, जेएमएम पर जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे, आदिवासियों को उतना प्रेफरेंस ना देकर घुसपैठियों का जो मुद्दा, बांग्लादेशी का जो मुद्दा है, जिस तरह से बीजेपी ने उसको अपने फायदे के लिए उस पर माइलेज लेने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी, इसका फायदा जरूर एनडीए खेमे को मिलता दिख रहा है। और जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, उसके मुताबिक बीजेपी झारखंड की 81 सीटों में से करीब 45 से 50 सीटें लाती दिख रही है। मोहित, क्या लगता है, हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस का काम बिगाड़ दिया है उन्होंने इस बार? देखिए, अभी सीटों को लेकर एक स्थिति बनाना बहुत जल्दबाजी होगी मुझे लगता है, क्योंकि आज ही पहले फेज का चुनाव हुआ है और अभी दूसरे फेज का 20 तारीख को चुनाव होना है। लेकिन इन तमाम स्थितियों में बड़ी बात यही है कि झारखंड में घुसपैठियों का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से, जी। हेमंत सोरेन हो चाहे तमाम जो उनके बड़े बड़े नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, वो लगातार उठा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अच्छा, यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और तमाम जो आदिवासियों की अस्मिता का सवाल, जो कि प्रधानमंत्री, जो हम्म। कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने कहा जी। कि आदिवासियों को कांग्रेस और जेएमएम ने लूटा है, तो यहाँ पर एक सेंटिमेंट ये बीजेपी पॉलिटिक्स कह रही है मोहित, बीजेपी कह रही है और हम ये नहीं कह रहे दर्शकों, ये सेंटिमेंट, बीजेपी कह हाँ, रही है जी। ये सेंटिमेंट जो पॉलिटिक्स चल रही है वहां हम्म। पर, पूरा खेल उसका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जेएमएम भी उसी तरीके से सेंटिमेंट जी। पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे जो आपने बात कही
कि हेमंत सोरेन का जेल में जाना, जी। तो हेमंत सोरेन का जेल में जाना, उसके बाद जेल से बाहर आना, तो कहीं ना कहीं जेएमएम इसको इस तरीके से दिखा रही है कि देखिए कितना ज्यादा अत्याचार उन पर हो रहा है। ये लोग एक आदिवासी, एक जो झारखंड का नेता है, उसको ये मुख्यमंत्री बनते हुए देख नहीं पा रहे हैं, जो कि एक तरफ का पक्ष है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, जो बांग्लादेशी का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो एक जो मैप लेकर देश का जो है रैलियों में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस पूरे मैप में देखिए झारखंड की क्या किसी भी अन्य देश से सीमा लगती है। चूंकि झारखंड के हर तरफ तो दूसरे अन्य राज्य हैं, तो कैसे घुसपैठ कैसे हो जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सीधा तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से वार और पलटवार दोनों तरफ से जारी है, और इस बीच जो है आज पहले फेज का चुनाव तो निपट गया है। जी, अब महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का जो रण है वो काफ़ी दिलचस्प है। 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी में से माना जा रहा है कि इस बार महायुति मतलब एनडीए खेमा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और यही वजह है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये भांप लिया है कि महाराष्ट्र में हम कमज़ोर हैं, इसलिए वायनाड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी बहन को जिताने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, भारी मतों से जिताने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या वजह है, कौन से फैक्टर आखिर हो सकते हैं जिनके चलते बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में स्ट्रांग है? देखिए, महाराष्ट्र में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का अगर हम देखें, कांग्रेस एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक प्यादा, हर एक नेता को इस तरीके से बैठाया है, या यूं कहे तो सेट किया है कि वो चुनाव जो है, जो इस वक्त कॉन्फिडेंस मोड जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी तरफ क्या है कि जो एमवीए था, महाविकास अघाड़ी, उनमें आखिर आखिर तक सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान मची रही, और वो खींचतान का असर ये है कि अब जो है असंतुष्ट कार्यकर्ताओं, नेताओं का एक बड़ा बड़ा खेमा जो है वो कांग्रेस में भी है, शिवसेना उद्धव गुट में भी है, जिनको लगता है कि उनको ज्यादा सीटें मिल सकती थी और नहीं मिली। लेकिन मोहित, सबसे अहम बात, बटोगे तो कटोगे, सबके जुबान पर यही डायलॉग है, बटोगे तो कटोगे। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट, बाबा का ये जो बयान, ये जो स्टेटमेंट था, पीएम मोदी ने भी इसको सपोर्ट किया और कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी ने इसी डायलॉग को कहीं ना कहीं अपने भाषा में, अपने अंदाज में उन्होंने कहा, लेकिन बात वही है, बाबा की इस लाइन का कितना बड़ा इंपैक्ट। देखिए, ये जो नारा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दिया, और वो एक बहुत बड़ा नारा, मतलब एक पूरा चुनाव के जो जितने भी देश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कैंपेन नारा जो इस वक्त जो है, वो बटोगे तो कटोगे। दरअसल जिस तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हुआ, शुरुआत इसकी समाजवादी पार्टी यानी कि जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, वहां से शुरू हुई। उन्होंने इसके जवाब में पोस्टर लगाने शुरू किए, और उसके बाद आर और पार यानी कि दोनों तरफ से इसका इतना ज्यादा उठना शुरू हुआ कि हर तरफ अब बटोगे और कटोगे ये नारा जो है बुलंद हो रहा है। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, चूंकि महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में कई तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम सेंटिमेंट जो है, मुस्लिम वोट जो है, बहुत ज्यादा निर्णायक है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 7% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, कई सीटें ऐसी जहां पर 30% तक, लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो यहां पर ऐसी जगहों पर ध्रुवीकरण क्या इस नारे से होगा, और इस ध्रुवीकरण के बाद उसका जवाब कैसे विपक्ष दे पाएगा, बड़ा सवाल यही है। अब आप देखेंगे कि बटोगे तो कटोगे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने तो कहा ही, इसके अलावा पिछले ही दिनों हाल ही में अब योगी आदित्यनाथ ने सीधा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ हुए एक हादसे का जिक्र कर दिया कि भाई कैसे उस वक्त जो रजाकार थे, उन्होंने उनके परिवार में परिवार के लोगों की हत्या की थी। तो यहाँ पर एक जो सेंटिमेंट है, एकदम से मतलब कांग्रेस को हिलाने की पूरी कोशिश है यहाँ पर। और मोहित, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कांग्रेस के भी दिल की जो बात है वो बाहर निकलकर सामने आ गई है। मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की जो बात कांग्रेस द्वारा कही गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 10% आरक्षण की कांग्रेस बात कर रही है और देश में 49% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते हैं आप, तो ये 10% आरक्षण जाहिर तौर पर ओबीसी वर्ग या एससी एसटी वर्ग के ही आप काट कर देंगे। बीजेपी का ऐसा कहना है। मुझे लगता है रोहन, ये जो 49% वाला ब्रैकेट है, वो तो ईडब्ल्यूएस के आने के बाद खैर टूट ही गया है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस, लेकिन बीजेपी अपने पक्ष में इसे भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है और फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, बीजेपी लगातार, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ओबीसी और एससी एसटी लामबंद हो गए अगर एनडीए के साथ, तो खेल खत्म, फिर खेल वहां पर बहुत ज्यादा फंस सकता है। अब देखिए आप
कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से 360 को लेकर वहां पर बिल आया, स्पेशल स्टेटस की भले ही मांग जी, की वहां जी, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए 370 ना कभी वापस हुआ है, ना हो सकता आज है, ही ना अमित कभी शाह ने होगा। कहा है, आज ही अमित शाह ने कहा है कि अगर इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से वापस आ जाए धरती पर तो भी 370 वापस नहीं होगा मोहित। ये सबसे बड़ा तो बयान आज बिल्कुल का है। ये जो बयानबाजी है, तो जी। ये कहीं ना कहीं कहीं पर कोई घटना हो रही है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम्म, जो है चुनाव में मिल रहा है। और हम्म। इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो गठबंधन है, जिसमें एक तरफ अगर आप महायुति को भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, तो वहां पर अजित पवार की शिवसेना है, वहां पर उनके तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने वहां पर टिकट भी दिया है। तो ऐसे में कियोस की स्थिति है, काफी ज्यादा मतलब आपाधापी की स्थिति है कि आखिर मैसेजिंग क्या दी जाए। और एक यहाँ पर जो बटोगे तो कटोगे की बात हो जा रही है, तो दूसरी तरफ अजित पवार उसका खंडन कर दे रहे हैं कि भाई ये राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलती है। तो ये जो एक विसंगति है वो अभी महाराष्ट्र में फिलहाल बनी है। लेकिन बड़ी बात वही है कि बटोगे तो कटोगे, एक बड़ा लार्जर देन बिल्कुल। इलेक्शन, एक बड़ा बड़ा मैसिव कैंपेन तो तो बन गया दोस्तों है। दोस्तों ये देखिए, सबसे अहम बात ये है कि लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, इसी आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया अलायंस ने बीजेपी को कहीं ना कहीं घुटने पर बैठने को मजबूर कर दिया था। और कहा यह जा रहा था कि अगर बीजेपी का जो नारा था अब की बार 400 पार, कहा यह जा रहा था इंडिया अलायंस की तरफ से कि अगर अब की बार 400 पार मतलब बीजेपी के इस नारे का मतलब यह बताया जा रहा था कि अगर 400 पार आ गया तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब वही आरक्षण का जो मुद्दा है, बीजेपी अपने फायदे में किस तरह से उसे तब्दील करती दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। और बटोगे तो कटोगे, ये जिस तरह से जुबान पर ये डायलॉग जो बैठ गया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये लड़ाई अब इन दो धड़ों, इन दो धर्मों के बीच हो गई है। तो कहीं ना कहीं मोहित, चुनाव अब कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है, ये हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, SC/ST आरक्षण में, SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर की जो बात है, ये तो हम कहते ही आ रहे हैं। हरियाणा में देख भी लिया हमने जिस तरह से इसका बीजेपी को फायदा मिला और अब लागू भी कर दिया गया है। अभी महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में केंद्र सरकार से सिफारिश भी की थी कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, ओबीसी वर्ग में जो क्रीमी लेयर है, उसकी आय सीमा 8 लाख से 15 लाख तक बढ़ा दी जाए तो और अधिक लोग आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। तो टोटली कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आरक्षण और धर्म के आधार पर यह चुनाव पूरा लड़ा जा रहा है। साफ तौर पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी इसका फायदा ले सकती है, लेकिन कांग्रेस कैसे टैकल करेगी। और इस वक्त जब चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव की बेला नजदीक है, तो राहुल गांधी का फोकस ज्यादातर वायनाड पर है। बहन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी को भारी मतों से जिताना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है कि चूंकि कई काफी सारी खास चीजें हैं कि पहली बार जो है प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ बिल्कुल। रही हैं। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं लोगों में ये मैसेजिंग ना हो जाए कि देखिए राहुल गांधी जब अपने संकट के समय में थे तब तो वायनाड आके जीत के चले गए, अब जब दोबारा दोनों जगह से जीत गए तो उन्होंने वायनाड को फिर छोड़ दिया। तो इसलिए राहुल गांधी लगातार डटे हुए हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जिन रिकॉर्ड 4 लाख के करीब मतों से वो जीते थे 2019 में, और उसके बाद 2024 के इलेक्शन में लगभग 3 लाख के करीब वोटों से, तो कांग्रेस पार्टी ये प्लान कर रही है कि वहां पर प्रियंका गांधी की जीत जो है वो राहुल गांधी से भी और 2019 मोहित, से भी बड़ी हो। ये भी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस आला कमान ये भी सोच रही हो कि नॉर्थ के राज्यों में भले ही हमारी पकड़ मजबूत ना हो, लेकिन साउथ का किला नहीं ढहना चाहिए, दक्षिण का किला। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। ये तमाम मुद्दे हैं, कांग्रेस ऐसा सोच सकती है। लेकिन बहरहाल पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, ये सबसे अहम है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं हमें। और चुनाव पर हमारी पूरी नजर रहने वाली है। 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, दोनों राज्यों के चुनाव और उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। तो तमाम 23 नवंबर को भी हम हाजिर होंगे आपके साथ एनालिसिस लेकर, कौन सी पार्टी जीतती है और किसके जीत के पीछे कौन से कारण रहे, ये तमाम हमारी नजर रहेगी। लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।